लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस में शायद काफी चीजें सीख जाओ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई। क्या बोल रहे हैं देखो, यस अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ए से लेकर के बी तक, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द बॉडी आर गिवन। ये देखो, ये है यहाँ पर पोजीशन ए, ये है यहाँ पर पोजीशन बी। यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी है, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, यहाँ पर उसकी काइनेटिक दे दी है, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। परफेक्ट। बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यार सिंपल है, हमको तो पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। सो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी? 20 माइनस माइनस ऑफ -30, सो ये हो जाएगा +30 which is -50 joules। एकदम लड्डू सवाल, बहुत इजी। सेकंड, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। यस, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का? वर्क डन नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 50 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उल्टा लिख दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 10, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 50 -40 जूल्स। बहुत ही सिंपल। थर्ड, बोल रहे हैं फाइंड द वर्क डन फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है यार, भूल गया मैं। एनीवन? यस, kf minus u, kf plus uf minus ki minus ui plus फाइनल ui। एनर्जी ये माइनस होता है, एब्सोल्युटली ये होता है। चलो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? kb 10 प्लस व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ub 20 माइनस व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 प्लस व्हाट इज दिस फाइनल -30 है ना। सो ये हो जाएगा 50 minus 30। सो दिस इज 30 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 20, करेक्ट। 30 माइनस ऑफ 20, सही बात। एवरीबॉडी क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? यस सर। पक्का पक्का? यस। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10 जूल्स। तो एकदम सही जवाब जिन लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम सिंपल, जस्ट रिवीजन था वो, है ना। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमने कल कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। आ जाओ, चलो यार सीक्वेंस में जाते हैं, कोई छोड़ेंगे नहीं हम लोग यहां से। When a 300 gram mass is hung from a vertical spring, it stretches from the equilibrium by 10 centimeter. Okay, what is the work required to stretch it by next 5 centimeter? मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप सॉल्व करो। A 300 gram mass is hung from a vertical spring. ये है वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में। ये है इसका नेचुरल लेंथ। यस, यहां से हमने एक 300 ग्राम का मास इस पे लटका दिया। तो बच्चों 300 ग्राम का मास लटकाओगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम बाय 10 सेंटीमीटर। सो इक्विलिब्रियम से 10 सेंटीमीटर नीचे स्ट्रेच हो गया जब मैं उस पे 0.3 kg का मास लटका दूं। What work is required to stretch it by next 5 सेंटीमीटर? अब ना मुझे इसको और 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करना है। यस, और 5 सेंटीमीटर से मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेच हो जाए। तो अगर मैं ये इसको और 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करना चाहूं तो मुझे उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, है ना। मुझे उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा। यस, तो बोल रहे कितना आपको उस पे वर्क डन करना पड़ेगा। चलो बताओ एवरीबॉडी, फोकस हियर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले ना ऐसे स्प्रिंग था नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे, ठीक है, हमने उसको एक मास लगा दिया 0.3 kg का, तो वो नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, बस लगा दिया तो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, यहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाएगा, हाँ कि नहीं, है ना। इस पॉइंट पे देयर इज न्यू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा ना।
यस, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट पे नीचे की तरफ 0.3 जी इतना फोर्स एक्ट हो रहा होगा, और बच्चों ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, कम ऑन, ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, kx। अरे स्प्रिंग का फोर्स है ना, स्प्रिंग का फोर्स है माइनस kx ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैं kx लिख देता हूं, चलेगा। तो यहां से देखो इस पॉइंट पे देयर इज इक्विलिब्रियम, ओके। तो कैन आई राइट kx इज इक्वल टू 0.3 g, k इज इक्वल टू 0.3 into 10 डिवाइडेड बाय x, कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10 raised to minus 2 मीटर, 10 into 10 raised to minus 2 मीटर, 10 से 10 कटा, 0.3 into 10 square which is equal to 30। क्या ये सही है? तो k की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 30। k की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 30 न्यूटन पर मीटर। बहुत अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, राइट। ये इनिशियल ऐसे पोजीशन पे था, अब मुझे उस पे वर्क डन करने के लिए नीचे की तरफ उसको खींचना पड़ेगा। अब मुझे उस पे वर्क डन करने के लिए उसको नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, मतलब मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू एनीबॉडी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एनीबॉडी, वर्क डन इज इक्वल टू एनीबॉडी, come on, change in kf potential plus energy, uf, change in potential energy of spring, है ना। हाँ स्नेहा सही है, एकदम सही, करेक्ट। अरे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा ना, सिर्फ कितना चेंज होगा, यस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। यस, देखो यहाँ पर उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ के, और ये 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हो, है ना, 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हो रहा है। टोटल स्ट्रेचिंग देखेंगे हम लोग या 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेचिंग देखेंगे? यस, इस पॉइंट पे यस टोटल स्ट्रेच कितना हुआ है, देखो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुआ है, करेक्ट। So half into k into 15 into 10 raised to minus 2 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल में इतना स्ट्रेच हो रखा था, तो अभी उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, हाफ k into 10 into 10 raised to minus 2 का स्क्वायर, है ना। क्या मैं हाफ और k which is 30 और 10 raised to minus 4 को कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। देखो बच्चों यहाँ पे 0, कुछ वर्क डन नहीं करना, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया तो उसके अंदर कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, यस, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड इट हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी, अग्रीड एवरीबॉडी, यस, यस सर, चलो, है ना। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगी, हाफ kx स्क्वायर, यस, व्हिच इज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल। अब आपने उसको और स्ट्रेच किया तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रेच ज्यादा हो गया। तो इस पोजीशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, uf, है ना। यस, पोटेंशियल एनर्जी कहां से बढ़ी, मैंने वर्क डन किया, जितना वर्क मैंने किया उतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको, पक्का? yes sir, आगे बढ़े, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। A long spring of spring constant this much, मतलब k की वैल्यू दे दी है 500 न्यूटन पर मीटर, is attached to a wall horizontally and the surface below the spring is rough and with coefficient of friction 0.75। देखो ये स्प्रिंग को ना एक वॉल से अटैच कर दिया है, ओके, और नीचे एक सरफेस है विच इज रफ, और इस सरफेस का म्यू दे दिया है 0.75। A 100 kg mass block moving with the speed of 10√2 meter per second strikes the spring. Find the maximum compression of the spring. क्या ये कल हमने ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन किया है? हाँ, मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक है, यस, जो जस्ट अभी टच करेगा, है ना,
इसकी वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड से ये इसको स्ट्राइक करने वाला है, ठीक है। 10√2 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करने वाला है। अब ये उसको कंप्रेस करेगा तो आपको बोल रहा है फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलो ट्राई करो। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। वेरी गुड। तो हमारा क्या है, जब भी फ्रिक्शन फोर्स रहता है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। फ्रिक्शन हो रहा है ना, यस। कितना फ्रिक्शन हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस वेरी गुड। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये देखो यार ये स्प्रिंग कंप्रेस होकर के यहाँ आके रुक जाएगा, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv²। ये ब्लॉक मूव हो रहा था ना किसी स्पीड से और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था, 0 ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का। ओके, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू एन और n की वैल्यू है mg। वेरी गुड, सो म्यू mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस म्यू एम जी x, हाँ माइनस म्यू x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x, तो मैं s के बदले x लिख दूं, यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ kx² माइनस हाफ mv²। बच्चों आपको निकालना क्या है वहां से, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है यस x की हाफ वैल्यू, kx²। नहीं x की वैल्यू निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, है ना, तो x की वैल्यू निकालना है। तो ऐसे लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलो डाल देते हैं वैल्यूज, चलेगा क्या, -0.75 इंटू 100 kg इंटू g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ और x को x रख दिया, हाफ इंटू k की वैल्यू 500 इंटू x का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 100 इंटू 10√2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 200, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है एवरीबॉडी, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना आपका काम, करेंगे सब लोग? यस यस सर। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोलता है, टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप। ये देखो ये थोड़ा ग्रेजुअल है, ये बहुत स्टीप है, ये थोड़ा ग्रेजुअल है, ये बहुत ही स्टीप है। एट ए सॉरी मीट एट ए, ये देखो ये एक ग्रेजुअल स्लोप, ये एक स्टीप स्लोप ए पॉइंट पे मीट करता है। फ्रॉम वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से एक पत्थर नीचे जा रहा है, यहाँ से एक पत्थर नीचे जा रहा है, इनिशियली रेस्ट पे था, ये भी इनिशियली रेस्ट पे था, है ना, वन ऑन ईच ट्रैक। विल द स्टोन्स रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, क्या ये पत्थर बॉटम पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे? Yes. Will they reach with the same speed? क्या इन दोनों का स्पीड जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा और ये ग्राउंड पे पहुंचेगा सेम होगा? Explain. Given that θ1 is 30 डिग्री होना चाहिए बच्चों, 30 डिग्री और θ2 is 60 डिग्री, θ2 is 60 डिग्री, h is 10 मीटर, ये जो हाइट है ना, ये हाइट ये है 10 मीटर का। What are the speeds and time taken by the two stones? सेम स्पीड होगा तो सेम, अलग अलग होगा तो अलग अलग, है ना। सबसे पहले प्राइमा फेसी देख करके क्या लगता है, क्या ये दोनों सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे? यस नो, कॉमन सेंस से या फिर ऐसे गट फीलिंग से या फिर ऐसे लगता है ना कभी कभी, हाँ सर सेम टाइम में पहुंचेंगे या अलग अलग टाइम में? व्हाट डू यू थिंक? सर अलग अलग। ओके सो टाइम अलग अलग रहेगा, तो मान लेते हैं इसका टाइम 1 इसका टाइम 2। अच्छा स्पीड दोनों का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सर स्पीड भी नहीं अलग सर। रहेगा। स्पीड भी अलग रहेगा, तो आप बोल रहे हो इसका v1 रहेगा इसका v2 रहेगा। चलो फिर t1 t2 v1 v2 निकाल के बताओ, मुझे नहीं पता, आप बोल रहे हो, कम ऑन ट्राई। देखो यार सिंपल चीज है, ओके। कहां से शुरू किया है दोनों को? यहां से। इसको मैं बॉल 1 बोल दूं, इसको मैं बॉल 2 बोल देता हूं, ठीक है। बॉल 1 की कहानी, बॉल 1 की कहानी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन
नहीं है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, यस, है ना, फर्स्ट बॉल के लिए। और सेकंड बॉल के लिए भी क्या मैं बोल सकता हूँ यही चीज, वेरी गुड, यू फाइनल, बहुत अच्छा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, h हाइट पे रखा है ना, h हाइट पे रखा है तो mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहां पहुंचेगा, लेट v बी द वेलोसिटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। सो बच्चों mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कटा, v इज इक्वल टू √2gh which is equal to under root 2 into 10 into h की वैल्यू बोल रखा है 10 है ना, 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड, एब्सोल्युटली 10√2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, सही है ना। अच्छा, और डिटेल में प्रॉपर्ली करना है तो 10 into 1.414, तो ये हो जाएगा कितना, 14.14 मीटर पर सेकेंड, है ना। सर अगर g का वैल्यू 9.8 ले तो प्रॉपर 14 मीटर पर हाँ तो सेकंड। ठीक है ना, फिर आप 9.8 ले लेना, मैंने 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या अलग रहने वाला है, कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी अलग रहेगा क्या, कुछ भी अलग नहीं रहेगा, यस, सेम टू सेम हो जाएगा ये, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कटा, है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो वेलोसिटी 14.14 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों भी सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेंगे, दोनों का वेलोसिटी ग्राउंड को टच करना सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जावे कि ये बॉल है इतना छोटू सा और ये बॉल है इतना मोटा सा, तब तब क्या दोनों सेम वेलोसिटी सेम से ग्राउंड रहेगा। को स्ट्राइक करेंगे? एब्सोल्युटली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। इसको सॉल्व किया, m से m कटा, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसको m से m कटा, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो दोनों भी सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाले हैं, तो वेलोसिटी तो सेम है। अच्छा, अब निकालना है दोनों का टाइम। अब क्या लगता है टाइम सेम रहेगा क्या, व्हाट डू यू थिंक, क्या टाइम भी सेम रहेगा, यस, नो, हाँ, नो सर, सर क्योंकि स्टीप का कम है ना, मतलब दोनों का लेंथ कम है और ज्यादा है डिफरेंस है। सर डिस्टेंस अनइक्वल है तो फिर टाइम सेम नहीं रह सकता। तो ये है मेरा h, ये है मेरा h, ये एंगल है मेरा 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल को देखो जरा, है ना, ये AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाउ मच इज AB, यस, हाउ मच इज AB, AB कितना हो जाएगा, sin थीटा, 20 मीटर। sin थीटा, अच्छा h की वैल्यू 10 दे रखी है ना बच्चों, h की वैल्यू 10 दे रखी है, यस, तो ये कितना होने वाला है 20 मीटर। 20 मीटर, और ये 60 दे रखा है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 20/√3 मीटर। 20/√3। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, फर्स्ट बॉल के लिए Speed is equal v to इज distance इक्वल into टू time. u प्लस 80 लगा दूं क्या, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दूं क्या, है ना। मैं अभी के लिए इसको 14 ले लेता हूँ, v को, u तो 0 है, u तो 0 है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है गाइस, हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, कम ऑन, हाउ मच इज द एक्सेलरेशन, इस बॉल का इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g, तो क्या इधर की तरफ g sin थीटा एक्सेलरेशन होगा, हाँ, है ना, तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा इनटू टाइम 1, तो यहाँ से क्या मुझे t1 मिल जाएगा, ऑफ कोर्स t1 मिल जाएगा, सब कुछ तो है ना मेरे पास, ओके, डाल देते हैं 14 इज इक्वल टू g की वैल्यू 10 लेता हूँ इनटू sin थीटा इनटू t1, तो ये हो गया 5, सो t1 इज अप्रोक्सीमेटली 14/5 सेकंड्स, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यूज में गड़बड़ किया है ना, मैंने जोड़ किया है कुछ वैल्यूज में, ठीक है, कभी इसको 14 ले लिया लेकिन यहाँ पे 10 लिया, तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आप लोग सही से कैलकुलेट कर लें। वैसे ही सेकंड बॉल के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है 14, u कितना है 0, a कितना रहेगा, यस,
ये इधर की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ g, तो इधर आ जाएगा g sin थीटा, g 60. sin थीटा। सो g मतलब 10 into sin 60 is √3/2 into टाइम। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। इतना सिंपल सवाल था। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी यस यस। तो क्या पूछा था? उसका फाइनल वेलोसिटी, जब वो जमीन पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, और कितना कितना टाइम लगेगा ये भी बता दो। एकदम सिंपल सवाल। ओके यस, गो थ्रू कर लो यार एक बार। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखने में कुछ अजीब डेंजरस लग रहा है। यस, वंस अगेन ऑल इन वन, या फिर हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ध्यान दो। A 1 kg block situated on a rough incline is connected to a spring of constant 100 as shown in figure। ये देखो दिख रहा है ना? परफेक्ट। The block is released from rest। इनिशियली ना मैंने इसको पकड़ रखा है, ऐसे यहाँ पे पकड़ रखा है, तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, नॉर्मल एकदम अच्छे से पकड़ रखा है। With the spring is unstretched position, मतलब नेचुरल लेंथ है। अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। हाँ, ब्लॉक नीचे जाएगा तो स्प्रिंग ऐसे लंबा हो जाएगा थोड़ा सा शायद। The block moves 10 centimeter down the incline before coming to rest। Yes, तो हम जब इसको छोड़ देंगे ना, अच्छा इसी के ऊपर बना दूं क्या डायग्राम रेड कलर, इसको हम छोड़ देंगे तो बच्चों ये 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। यस, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। ये ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में रफ सरफेस है, इसके बीच में कुछ म्यू है, वो म्यू आपको निकालना है। अज्यूम द स्प्रिंग हैज अ नेग्लिजिबल मास एंड द पुली इज आल्सो फ्रिक्शनलेस। तो जब ये होगा तो क्या ये स्प्रिंग भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा? यस, और ऐसा कुछ कनेक्ट करेगा तो स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगा और ब्लॉक भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आपको बोल रहा है कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है। यस, तो आप बताओ कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? कम ऑन ट्राई। ओके, सो ढेर सारे आंसर दिए आपने, 0.115, 0.125, 0.5। लेट्स सी। देखो यार सीधा फंडा है, क्या लगाएंगे हम? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हमारा, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन है तो खेल कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे ना फ्रिक्शन की कहानी थोड़ी सी अलग है। फ्रिक्शन की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट होने वाले दो फोर्सेस है। देखो नीचे की तरफ ये थीटा है तो यहाँ आ जाएगा mg sin थीटा, जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, और बच्चों ऊपर की तरफ उसको फ्रिक्शन फोर्स खींचेगा। करेक्ट। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? रादर हम जो वर्क डन बोलते हैं तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लिखते हैं वहां पे मैं लिखूंगा नेट फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। चलेगा क्या? नेट फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 0, है ना? अरे क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर आकर के रेस्ट पे आ जाता है, सी मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि शुरू में भी रेस्ट पे था, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। चलेगा क्या? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 ले सकता हूं क्या मैं? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, कैन आई टेक द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0? इफ यस, व्हाई? Yes, sir. व्हाई? यस सर क्योंकि स्टार्टिंग में अनस्ट्रेच था नेचुरल लेंथ पे। यस, तो नेचुरल लेंथ अनस्ट्रेच था, है ना, तो 0 ले लिया। अब देखो यहाँ पर प्लीज ध्यान दो, नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उसके ऊपर? ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, मतलब कौन बड़ा है? mg sin थीटा बड़ा है। तो नेट फोर्स मेरा हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमको पता है? हाँ, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 into 10 raised to minus 2 is equal to half kx का स्क्वायर is equal to half kx का स्क्वायर। वेरी गुड, ये हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा माइनस व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ न्यू फ्रिक्शन cos थीटा न्यू cos थीटा, पक्का? न्यू cos थीटा, न्यू mg cos थीटा। वेरी गुड सर mg cos थीटा
एम। देखो ना यार, सीधा सीधा आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ और इधर रहेगा mg cos थीटा, है ना। सो म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos, करेक्ट, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या पता करना है आपको? आपको फाइंड करना है, यस, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या मैं mg को बाहर ले सकता हूँ? हाँ, बचेगा क्या, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू हाफ इनटू के एक्स स्क्वायर। चलो, m की वैल्यू 1 kg, g की वैल्यू 10, sin थीटा, थीटा इज 37 माइनस म्यू cos 37 इज इक्वल टू हाफ इनटू k की वैल्यू दे रखी है क्या भैया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 100 दे रखा है, 100 इनटू 10 इनटू 10 रेज़ टू -2। यस, यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कितनी है यार, अब तो कैलकुलेट कर लो आप, है ना। sin 37 पता है आपको कितना होता है, 3/5। यस, तो इसकी वैल्यू है 3/5, इसकी वैल्यू है 4/5। क्या कर सकते हैं हम, देखो ये 10 से ये 10 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, कुछ भी नहीं बचा यार। देखो 3/5 माइनस म्यू इनटू 4/5, 3/5 minus mu into 4/5 is equal to half, correct? If I'm not wrong, तो छोड़ा नहीं ना हमने। Okay, so ये हो जाएगा 4/5 mu is equal to 3/5 minus 1/2, which is 6 minus 5/10, which is 1/10। 5 1s are 5 2s are। mu की वैल्यू आ रही है बच्चों 1/8। देखो तो 0.1, yes, 20405, 0.125, तो जिसने ये आंसर दिया एकदम परफेक्ट, 0.125। देखो सिर्फ कल से अगर आप देखोगे तो हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो है ये। That's it। एक ही फॉर्मूला पे कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और आज आप 100 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे उस पे, है ना। इसको 2 मिनट से लेता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। यस सर, उसमें मैंने जी का वैल्यू 9.8 लिया, इसलिए मेरा 115 आ गया। ओके, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर मुझसे 9.8 लेने पे थोड़ा सा डिविएट होता है ना। चलेगा, चल जाएगा, नो वरीज, दैट्स ओके, है ना। चलो ये वाला सॉल्व करेंगे, बट पहले मैं समझा दूं, थोड़ा सा सीन समझा देता हूँ, प्लॉट समझा देता हूँ सारा, है ना। वन एंड ऑफ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ d, बच्चों डायग्राम में देखो, ये यहाँ d दे रखा है ना, तो ये हुआ उसका नेचुरल लेंथ d। वेरी गुड। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k is fixed on a rigid wall and the other is attached to the smooth ring of mass m which can slide without friction on a vertical rod fixed at a distance d from the wall। okay, यहाँ देखो, ये है एक वॉल, इस वॉल पे एक स्प्रिंग अटैच की है, स्प्रिंग का एक एंड अटैच किया है। अगर वो स्प्रिंग को मैं ऐसे रख दूं बच्चों, यस, तो उसका नेचुरल लेंथ है d, और d डिस्टेंस पे ही एक रॉड लगा दिया यहाँ पर, यस, और इसके दूसरे एंड पे एक रिंग लगा दिया है, एक रिंग यहाँ पर लगा दी, यस। अब ये रिंग इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस वे में ऊपर नीचे जा सकती है, देखो, यस, a ring of mass m which can slide without friction, ये रिंग का मास है m। अब बच्चों अगर इस रिंग को मैं ऊपर स्लाइड करके लेकर जाऊं तो क्या ये स्प्रिंग मेरी ऐसी स्ट्रेच हो जाएगी थोड़ी सी, और ये रिंग यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, है ना। ये रिंग ऐसे, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी क्योंकि उसकी नेचुरल लेंथ ये है ना, तो ये डेफिनेटली बड़ी रहने वाली है। तो यहाँ देखो उसकी लेंथ दे दी l। L क्या है, स्ट्रेच करने के बाद उसकी जो लेंथ है, स्ट्रेच करने के बाद उसकी जो लेंथ है वो है L, है ना। ओके, इनिशियली द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो एक्चुअली ये उसका इनिशियल पोजीशन, ये उसका इनिशियल पोजीशन है। ओके, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, यहां पर मैंने इसको पकड़ के रखा,
यस, इसको यहाँ पे पकड़ के रखो, तो इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है। उस रिंग को छोड़ दो, जैसे ही रिंग को छोड़ दूंगा ये रिंग नीचे आने लगेगी और ये स्प्रिंग ऐसे छोटी हो जाएगी, ये स्प्रिंग यहाँ पर ऐसे छोटी हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि स्प्रिंग ऐसे उसकी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, है ना। वो बोल रहा है when the system is released from rest find the speed of the ring when the spring becomes horizontal, मतलब जब वो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, यस, तो इस रिंग का स्पीड बताओ। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? एवरीबॉडी Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? तो स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करके पकड़ रखा था, छोड़ दिया तो रिंग नीचे नीचे आएगा, स्प्रिंग सीधा हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। क्या करें क्या करें क्या करें, मुझे नहीं पता, सोचो। देखो सीन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में m गिवन है, वेरी गुड। क्वेश्चन में d गिवन है, दैट्स इट। यस, ये मेन क्वेश्चन है भैया हमारा। मेन क्वेश्चन स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है ना। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट किधर है k, स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो आपका आंसर इन वेरिएबल्स के टर्म्स में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन में मुझे l दिया है? नहीं। क्या क्वेश्चन में मुझे h दिया है? नहीं। तो h और l नहीं आना चाहिए आंसर में। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। और ये मैं आपको काफी टाइम से बता भी रहा हूं कि किसके टर्म्स में आंसर आना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है भैया। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? ये है मेरा इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं? यस, यस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा, मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। Initial kinetic energy is 0. Very good. Tell me what is the initial potential Half energy? kx square. What is अच्छा half kx square पक्का? Half kx square पक्का? Everybody? Yes. और भी कोई potential energy है क्या वहाँ पर? अरे plus रिंग तो mgh रहेगी ना। पोटेंशियल plus एनर्जी mgh ऑफ होगा। स्प्रिंग रहेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग रहेगी। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, है ना, और फाइनल हाफ mv स्क्वायर प्लस 0। क्या कर रहा हूं मैं? इसको मेरा बेस अज्यूम कर रहा हूं। दिस इज माय बेस रेफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, हाइट 0, करेक्ट। और स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगा और रिंग का भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये रिंग यहाँ पर है तो स्प्रिंग भी स्ट्रेच किया है, तो स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी है और रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बताओ हाफ के एक्स स्क्वायर, रिंग का बताओ mgh, दिस इज h, है ना, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? आपको v की वैल्यू चाहिए, आपको v की वैल्यू चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट करें। के पता है मुझे? ये सच में बोलते जाओ, बोलो आप, बिंदास बोलो बीच में आंसर। सर लाइक इसमें हमें x और h की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Very good. यूजिंग X की वैल्यू क्या ट्रिग्नोमेट्रिक डालेंगे? रेशियोज। X की वैल्यू क्या डालेंगे? X सर की जो वैल्यू क्या d/4 आएगा x। x इज इक्वल टू l माइनस डी, हाँ कि नहीं? हाँ अरे सर। देखो, ये है उसका स्ट्रेच्ड लेंथ और ये है उसका नेचुरल लेंथ, है ना। तो l इज द स्ट्रेच्ड लेंथ, d इज द नेचुरल लेंथ। तो स्ट्रेच कितने से हुआ? l माइनस d से स्ट्रेच हुआ। क्या सबको समझ में आया? पक्का? Yes, sir. 200%। वेरी गुड। स्ट्रेच करने के बाद l लेंथ हुआ, नेचुरल लेंथ है d, तो l माइनस d प्लस mg इंटू h। h के बदले मैं क्या डाल सकता हूँ? व्हाट कैन आई सब्स्टिट्यूट फॉर? 3l/5. यहाँ देखो, वेरी गुड यार, वेरी गुड, है ना। यहाँ देखो, ये है मेरा ट्रायंगल, ये है 37, ये है h, ये है l, ये है d, ठीक है। व्हाट इज sin 37? व्हाट इज sin 37? sin 37 is 3/5, बट इस ट्रायंगल से h by l आ रहा है, h by
एल आ रहा है, वेरी गुड, है ना। और मुझे डी चाहिए, एल के टर्म्स में भी आंसर चाहिए क्या, नहीं। व्हाट इज cos 37? cos 37 इज 4/5 which is equal to d by l, है ना, which is equal to d by l। यहां से मुझे सारी वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, तो h के बदले क्या मैं डाल सकता हूं, 3/5l, 3/5l is equal to half mv², है ना। अब मुझे ये l को भी हटाना है बच्चों, इस l को भी हटाना है, क्योंकि ये थोड़ी ना क्वेश्चन में दिया है, और उसके बदले d डालना है। तो l के बदले d कैसे डाले, l के बदले 5d/4 5d/4 एब्सोल्युटली, कैसे, या कैलकुलेट कर लो आप चाहो तो, है ना। सो हाफ इंटू k इंटू l के बदले में डाल दूंगा 5d/4 माइनस d प्लस mg 3/5 इंटू 5d/4 इंटू 5d/4 इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर, 5 से 5 कटेगा, है ना। यहाँ बताओ क्या आ रहा है, हाफ k, यस, 5 माइनस 4 इज 1, तो D। यहाँ बचेगा d/4 प्लस mg इंटू 3d/4 इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। v² को एक साइड रहने दो, बाकी सबको एक साइड लेकर के आप करके सॉल्व करेंगे, ओके। सो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू, जल्दी से, v² इज इक्वल टू, है ना, हाफ, सो ये हो जाएगा kd/8, kd/8 है ना, हाफ m kd/8 प्लस kd/8 प्लस, यस, mgd 3mgd/4 3mgd/4, है ना, और that's it, इतना था, है ना। चलो लेट्स सॉल्व, हाफ 2 को वहां लेकर के जाए क्या, सो आई एम लेफ्ट विद mv² इज इक्वल टू 2, यहां चल जाएगा, तो ये हो जाएगा kd/4 प्लस 3mgd/2, इसको मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो d/4 बाहर ले लूं क्या, वेरी गुड, बचेगा k प्लस यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ आ जाएगा 6mg mv², यहाँ से मुझे मिलेगा v² इज इक्वल टू d/4m इंटू k प्लस 6mg, ठीक है ना, ऐसा ही आंसर आने वाला है, डोंट वरी। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d/4m into k plus 6mg, and this should be your final answer। बस ज्यादा से ज्यादा आंसर ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, और उसके हिसाब से मे बी यू विल हैव टू मैनिपुलेट दिस, है ना, मे बी यू विल हैव टू मैनिपुलेट दिस। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। 4 का 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना, अंदर क्या बचेगा, dk/m, यस, अंदर क्या बचेगा, dk/m, और ये d/m को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6dg, है ना, mm कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कुछ आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सवाल बहुत आसान था, देखो कितने डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चंस भी इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना। क्विकली गो थ्रू इट, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, अब खुद से ट्राई करेंगे क्या, बिना क्वेश्चन समझाए, चलो क्वेश्चन समझा दो प्लीज, ध्यान दो अच्छे से। The block shown in figure is released from rest, ये देखो ये रेस्ट से छोड़ दिया, and initially the spring is at its natural length, ये स्प्रिंग बेचारी मस्त अच्छे से यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे बैठी थी, ये देखो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। Write down the energy conservation equation when the spring is compressed by L1। अब होगा क्या, देखो अच्छे से प्लीज ध्यान दो, बड़ा डायग्राम बनाता हूं और उसको गंदा करेंगे थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ पर स्प्रिंग अटैच, ठीक है, प्लीज ध्यान दो, मैं उसको कंप्रेस कर दे रहा हूँ बच्चों, मैं उसको कंप्रेस कर दे रहा हूँ, ये है कंप्रेस्ड पोजीशन में स्प्रिंग। इनिशियली ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ था, शुरू में ऊपर था,
है ना। और ऊपर जब था तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, मान लो यहाँ पे बच्चों, यस ये था स्प्रिंग का इनिशियल नेचुरल लेंथ, राइट। और डिस्टेंस देखो क्या दिया है, नेचुरल लेंथ से ये डिस्टेंस दे रखा है L, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है L, और फिर इतने से कंप्रेस हो गया, इतने से कंप्रेस हो गया, और ये है L1, बोल रहा है कि L1 से कंप्रेस हो गया, L1 से कंप्रेस हो गया। व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय L1, क्या सबको डायग्राम समझ में आया है ना। पहले देखो Yes. ये नेचुरल लेंथ, Yes. वंस अगेन ध्यान दो, ओके। नेचुरल लेंथ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लो बच्चों यहां तक थी, नेचुरल लेंथ यहां तक थी, और ये ब्लॉक शुरू में यहां रखा था, तो नेचुरल लेंथ से ये जो डिस्टेंस है ना ये L दे रखा है। अब वो ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आएगा, नीचे आएगा तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होकर के ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है ना, जितना उसने कंप्रेस किया है, दैट डिस्टेंस इज L1, ओके। ये एंगल दे रखा है थीटा, बोल रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन बता दो कि क्या इक्वेशन होगा व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय L1। क्वेश्चन समझ में आया पक्का? Yes, sir. यस। थोड़ा बहुत जो कुछ भी आप लिखना चाहो, जो भी आप इक्वेशन बनाना चाहो, जो भी आपका दिमाग चलता है, दौड़ाओ और डू इट। सी क्या कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस लेवल को, इस लेवल को मैं बेस रेफरेंस मान लेता हूं अपना, चलेगा बच्चों। इस लेवल को मैं अपना रेफरेंस मान लेता हूं, बेस, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस लाइन को मैं अपना रेफरेंस लाइन मान लूं, 0. तो यहाँ पर Zero. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, हाफ के kf L1 square स्क्वायर, minus हाफ के L1 1 स्क्वायर, square. यस। x is L1 ना, L1 से कंप्रेस हुआ है, वेरी गुड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी हियर, यस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी तो होता नहीं है, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, यस। ये डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस L1, हाँ कि नहीं, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, यस। तो बच्चों ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, यस एनीवन, L प्लस L1 साइन थीटा, लगा दो यार इस ट्रायंगल में, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू हाइपोटेनस, तो L plus L1 sin थीटा, Yes, sir. L plus L1 sin थीटा। तो मुझे बताओ इनिशियली, ये फाइनल है ना, दिस इज ऑल फाइनल का डेटा। अब मुझे बताओ इनिशियल का डेटा क्या हो जाएगा, इनिशियल का डेटा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, So 0. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इनिशियल, 0, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे था, है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इनिशियल, yes mg into L plus L1 sin theta, mgh which is h ये है ना, mgh बेस लेवल से कितना ऊपर है, खेल खत्म, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 स्प्रिंग का, और mg इंटू L प्लस L1 साइन थीटा इसका इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k L1 स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सस्मित एकदम परफेक्ट। क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ, एकदम Yes, सर ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर क्यों है? क्यों, ये ब्लॉक हाफ mv स्क्वायर, ब्लॉक की वेलोसिटी नहीं रहेगी क्या, किसी ने बोला क्या कि ये फुल कंप्रेस हो गया, नहीं, वो स्टॉप हुआ क्या, नहीं, वो तो सिर्फ L1 से कंप्रेस हुआ, जब L1 से कंप्रेस हुआ तो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, तो ब्लॉक की वेलोसिटी v हो गई तो हाफ mv स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है?
सर Okay, अगर sir. फुल्ली कंप्रेस्ड होगा तो वैसे भी हाँ, जीरो हो अगर जाएगा। फुल्ली कंप्रेस्ड हो गया तो जीरो हो जाएगा, अगर फुल्ली कंप्रेस्ड हो गया तो जीरो हो जाएगा ये, बट फुल्ली कंप्रेस्ड है या नहीं पता नहीं है ना, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं है फिलहाल। डन, आगे बढ़े। वेरी Yes, sir. चलो फाइंड आउट द, अरे यार ये बहुत सिंपल है, फिर भी करो। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक एज शोन इन फिगर इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज v, mu is the friction coefficient between the surface and the ground। ये देखो यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है म्यू, तो ये ब्लॉक चलते 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 कहीं तो जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल फाइनल प्लस माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। आपको बोला है क्या निकालना है, इफ द इनिशियल स्पीड इज v and this, find the coefficient of friction निकालना है, सॉरी डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन इक्वल टू, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, यस, म्यू n, Mu mu n. and s. mu n into distance traveled is equal to final kinetic energy 0, 0. final potential energy 0 क्योंकि ग्राउंड पे ही है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल 0. एनर्जी भी 0, म्यू इनटू n क्या है mg, ये mg और ऊपर की तरफ n। वेरी गुड। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा ना? हाँ नेगेटिव ले लो यार, नेगेटिव ले लो भैया, हाफ mv स्क्वायर। डन, क्या बचा, m से m कटा, और क्या चाहिए भैया आपको, म्यू की वैल्यू, नहीं सॉरी s की वैल्यू चाहिए ना, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, v स्क्वायर अपॉन 2 Sir, mu s. 2 mu. mu g। है ना, v स्क्वायर s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, है ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़े, बहुत सिंपल था, ऐसे ही डाल दिया, पता नहीं क्यों डाल दिया। यस, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। यस, देखो, अ पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विद एलिवेटेड एंड्स एंड अ फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज शोन इन फिगर। फिगर मिस हो गया, मैं दे देता हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान देना बच्चों। ऐसा फिगर था, ऐसा फिगर आपके जेई बुक में मिल जाएगा बच्चों, ये सवाल भी, है ना, आपके जेई बुक में सवाल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल में सवाल मिल जाएगा। ऐसा सी, अ पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग अ ट्रैक विद एलिवेटेड एंड्स एंड अ फ्लैट सेंट्रल पार्ट। बच्चों, दिस इज द फ्लैट सेंट्रल पार्ट एंड दीज आर द एलिवेटेड एंड्स, ऐसे, और इसमें से एक पार्टिकल यहां से नीचे स्लाइड करता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। द फ्लैट पोर्शन BC हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, ये है B, ये है C, और इसका लेंथ है 3 मीटर। द कर्व्ड पोर्शंस ऑफ द ट्रैक आर फ्रिक्शनलेस, ये जो ट्रैक का कर्व्ड पोर्शन है ये फ्रिक्शनलेस है, बहुत अच्छे, है ना। फॉर द फ्लैट पार्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.02, यहाँ पर फ्रिक्शन है ना, और इस फ्रिक्शन का म्यू दे रखा है आपको 0.20। वेरी गुड। द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A, a particle is released from point A which is at a height of, yes, 1.5 मीटर, ये हाइट आपको दे रखी है बच्चों 1.5 मीटर above the flat part। where does the particle finally come to rest, ये पार्टिकल फाइनली कहाँ रुकेगा। बिफोर आई टीच दिस क्वेश्चन, एक सिंपल सी चीज बताओ यार, है ना, ये एक बाउल है, ये एक बाउल है, ऐसा कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली बीच में नहीं आएगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, नथिंग। यहां से मैं एक बॉल को छोड़ देता हूं, है ना, इसका क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, कम ऑन। Sir, it will reach same height on other side.
अच्छा, फिर सर, उसके बाद घूम- देखो ये ऊपर- सेम हाइट पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, बहुत अच्छे। फिर सर वापस पीछे अपने सर वापस अपने सर, सेम हाइट वापस घूमता अपने रहेगा सेम वापस। हाइट पे जाएगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, सर वैसे ही और घूमता रहेगा। मैक्स टू मैक्स हाइट पे हमेशा हमेशा के लिए घूमता रहेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलेगा, है ना बच्चों, यहीं तक पहुंचेगा, क्योंकि ये सरफेस पे फ्रिक्शन होता है। फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है। फिर यहाँ से निकला, यहाँ तक, ऐसे करते करते स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच की कहानी है। यस, बीच की कहानी ऐसी है कि इधर से कर्व और यहाँ पे फ्लैट सरफेस, फ्रिक्शन, है ना। देखो यहाँ पे उसके पास कुछ तो एनर्जी रहेगी। कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे उसके पास? पोटेंशियल। वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल है ना। कितनी? मान लो 100, फॉर एग्जांपल 100। अब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचा। जब ये बॉल यहाँ पहुंचा तो उसमें कितनी एनर्जी होगी? टोटल एनर्जी mgh 100। अरे 100 की एनर्जी होगी कि नहीं होगी? 100 की एनर्जी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये यहाँ से चलना चालू करेगा भैया, है ना। अब होगा इस सरफेस पे लॉस ऑफ एनर्जी, इस सरफेस पे होगा लॉस ऑफ एनर्जी। पूरा के पूरा 100 अगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लॉस हो गया तो यहाँ आके रुक जाएगा। लेकिन मान लो हमको नहीं पता ना कितना लॉस हो रहा है, 100 का लॉस नहीं हुआ। यस, मान लो सिर्फ 50 का लॉस हुआ, 50, तो यहाँ पे लॉस होते जाएगा। जब यहाँ पहुंचेगा उसका एनर्जी 50 रहेगा, है ना। वो 50 का एनर्जी यूज करेगा ऊपर जाने के लिए, हाइट लेने के लिए। मान लो यहाँ तक आया, राइट। फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर उसके पास एनर्जी होगा 50 का, राइट, 50 का एनर्जी, और फिर इधर जाएगा और जाते जाते फ्रिक्शन होगा और शायद फिर यहाँ आकर के रुक जाए, वी डोंट नो, राइट। हो सकता है दोबारा एक बार इधर जाए और फिर यहाँ पे आके रुके, वी डोंट नो, है ना। सिनारियो समझ में आया? खेल समझ में आया सारा, है ना। सारा खेल समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एवरीबॉडी? यस यस सर। 200% खेल समझ में आया सबको? यस है ना। अब ध्यान दो, लेट्स बिगिन। यहाँ पे उसका एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, कितना है? mgh। ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो। यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ भी इसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा mgh। अब यहाँ से देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी देखो, उसको स्टॉप करना है। टू स्टॉप the work done by friction yes should be, क्या लिख दिया मैंने? फ्रिक्शन फैशन का मिला करके कुछ स्पेलिंग लिख दिया, ओके, है ना। the work done by friction should be, मान लो यहाँ पे 100 की एनर्जी है तो फ्रिक्शन को कितना काम करना पड़ेगा? -100। हाँ कि नहीं? फ्रिक्शन को कितना काम करना पड़ेगा? -100। यस, तभी तो वो स्टॉप होगा, नहीं तो स्टॉप कैसे होगा? तो टू स्टॉप द ब्लॉक, यस, टू स्टॉप द ब्लॉक, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू यस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या सबको समझ में आया? हाँ कि नहीं? देखो ना यार, यहाँ पे mgh है, अब फ्रिक्शन चालू होगा। कितना फ्रिक्शन? तो मैं बोलता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कितना पोटेंशियल एनर्जी है? mgh। कितना फ्रिक्शन है? यहाँ से शुरू किया उसने, है ना, तो कितना फ्रिक्शन ऑफर होगा बताओ यार? μn into s is the distance traveled by it, है ना, into distance traveled by it, very good, है ना। तो mgh is equal to mu into mg into s, very good। m से m कटा, हमको पता करना है s की वैल्यू
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट? सर जी से जी कटेगा। अच्छा, जी सर, से जी जी भी भी कट कट गया, जाएगा। वेरी गुड। तो बचा h बाय म्यू। h की वैल्यू है बच्चों 1.5, म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.2, है ना? तो ये आता है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर ट्रैवल करेगा वो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, है ना? वेरी गुड। अब देखो यहां से आया 3 मीटर ट्रैवल किया इधर की तरफ, है ना? यस। क्या इनफ फ्रिक्शन प्रोवाइड हुआ है? नहीं हुआ है, No, sir. इसलिए वो ब्लॉक इधर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे डी पॉइंट ले लूं क्या? डी पॉइंट पे चला जाएगा। फिर यहां से नीचे आएगा। यस, यहाँ पे तो कुछ नहीं ना, यहाँ पे देयर इज नो लॉस, यहाँ पे देयर इज नो लॉस। फिर से इधर की तरफ जाने लगेगा और फिर से बच्चों 3 मीटर ट्रैवल कर लेगा। यस, क्योंकि कहानी सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रही है। फिर ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर से आएगा और फिर इधर जा करके 1.5 मीटर ट्रैवल करके रेस्ट पे आ जाएगा, है ना? मतलब 1.5 मतलब एग्जैक्टली इसके सेंटर पे, है ना? सो सेंटर ऑफ बीसी, सेंटर ऑफ बीसी, वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट? सेंटर ऑफ बीसी पे इट विल फाइनली कम टू रेस्ट, है ना? इसीलिए मैंने पहले ये समझा दिया आपको। यस, यहां पर आया 100 की एनर्जी, मान लो फ्रिक्शन में 50 की एनर्जी वेस्ट हो गई, यस 25 लेते हैं, ठीक है? या 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 चलो 100 है तो मान लो यहां आया, यस 50 का एनर्जी लॉस हो गया, तो 50 एनर्जी यहाँ पे बचा, ये आधे हाइट के ऊपर जाएगा, फिर से आएगा 50 का एनर्जी लेके, और इधर आते आते 50 का एनर्जी फिर से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आकर के वो स्टॉप हो जाएगा इन दिस केस, है कि नहीं? यस, इधर जाएगा 50 का एनर्जी लॉस, इधर आते वक्त 50 का एनर्जी लॉस, यहाँ पे रुक जाएगा। मान लो दिस इज ऑफ 3 मीटर, तो 3 + 3 6 मीटर ट्रैवल करके स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले इधर गया, फिर इधर गया, और फिर सेंटर में आकर के रुक गया, क्योंकि साइड के कर्व एंड्स तो फ्रिक्शनलेस है, और सिर्फ वो जो पाथ है वहां पे फ्रिक्शन का रोल आएगा। बोलो सबको क्लियर हुआ? एवरीबॉडी यस सर। सर एक क्वेश्चन है। ओके, क्या बोल रहे हैं? ओके चल करो, तो जरा सॉल्व खुद से करो यार, अभी पूरा के पूरा ट्राई करो, जरा डायग्राम भी बनाओ। ओके कम ऑन डू इट बच्चों। आप लोगों के लिए डायग्राम भी बना दिया, ठीक है? डायग्राम दिया नहीं था आपको, कंफ्यूजन एबीसीडी कहाँ है, तो चलो ये डायग्राम भी बना दिया। ये आपका ब्लॉक है 0.5 kg का, सब दे दिया आपको। कम ऑन आंसर बताओ यार मुझे फाइनल इसका। बच्चों सर एक चीज मेरे को समझो, 4.24 आया। तस्वीर 2 मिनट। हाँ, एक चीज Okay, समझो sir. यार, कितनी सिंपल लॉजिक है, देखो यहाँ पे a block 0.5 kg slides from point A on a horizontal track with initial speed 3, ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है ना? उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? हाफ mv², which is half into 0.5 into 3 का स्क्वायर, which is 9, which is बच्चों 9/4, सही बात है ना? 9/4 मीटर पर सेकंड, 9/4 जूल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है ना 9/4 जूल। यहां तक जब तक वो नहीं पहुंचता, वो ब्लॉक जब तक यहां नहीं पहुंचता, तब तक क्या उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी? क्या उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं, होगी? सर। नहीं होगी। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी रहेगी। बहुत बढ़िया, है ना? अब स्प्रिंग को टच करने से पहले ही फ्रिक्शन चालू हो गया, तो यहाँ पर इस जगह पे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हाँ कि नहीं? कितना लॉस होगा, है ना? तो यहाँ पर बीडी में वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप निकाल लो। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? कितना वर्क डन फ्रिक्शन करेगा? यस बताओ कितना वर्क डन करेगा? सर म्यू Mu के NS. NS है ना? म्यू की वैल्यू दे रखी है क्या, कितनी है? सर 0.2। 0.22 है ना शायद। सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेना होगा ना। कहाँ गया यहाँ? अच्छा 2 दे रखी है क्या वैल्यू? ओके 0.2, ओके
सो 0.2 n की वैल्यू है mg, mg is 0.5 into g की वैल्यू 10 into distance traveled, bd डिस्टेंस कितना है 2.14 into 2.14 किसी ने निकाला है क्या इसका आंसर? सर 2.14 ही है। 2.14. अच्छा हाँ गया, ओके इज इट ओके, ये 10 ओके 2.14 जूल है ना। मतलब जब तक वो यहाँ पहुंचेगा और स्प्रिंग को हिट करेगा बच्चों, यस, तब तक उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, यहाँ से यहाँ उसके पास एनर्जी बचेगी, हाउ मच इज 9/4 सर 2.25 2.25 minus 2.14 कितना सर होता है 0.11 जूल्स। 0.11 जूल। इतनी एनर्जी इज लेफ्ट, इतनी एनर्जी इज लेफ्ट, और अब इतने एनर्जी के साथ वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कंप्लीटली। तो आप क्या करो, आप स्प्रिंग का कंप्रेशन निकाल लो। अब यहाँ पर ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा ना यहाँ पे ऐसे, वेरी गुड, यस, और वो ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा फाइनली, है ना। yes yes the kinetic energy of the block, remaining kinetic energy will become the potential energy of the spring। अरे हाँ कि नहीं, पूरी की पूरी एनर्जी स्प्रिंग में ट्रांसफर कर देगा। yes तो बताओ 0.11 जूल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू दे रखी है क्या कहीं पे, 2 दे रखी है सर फ्रिक्शन लेना पड़ेगा ना। क्यों? सर वो फ्रिक्शन अच्छा वाला यहाँ स्लॉट पर है भी ना। वर्क डन कर रहा है, So ओह friction, सॉरी है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, द काइनेटिक एनर्जी दैट इज लेफ्ट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। थैंक यू सो मच, है ना, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यस, चाहो तो फॉर्मूला से भी सिखा सकता हूँ, लेकिन लॉजिकली सिखा रहा हूँ इसको जरा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? तो 0.11 Yes. is equal to half kx square plus friction का work done। Work done against friction is mu into n into x, क्योंकि अब ये x डिस्टेंस कंप्रेस होने वाला है, तो x डिस्टेंस वर्क डन करेगा। यहाँ से बच्चों आप x की वैल्यू निकाल लो, है ना। उन्होंने बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो a से लेके b तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.14 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक x, इन तीनों को ऐड कर देना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या सब लोगों को समझ में आया? इतना तो कर लेंगे सर ना? वो लास्ट पॉइंट वापस बता सकते हैं? लास्ट वाला कौन सा? सर ये जो हमने लिखा सर है, ये addition काइनेटिक वाला। एनर्जी लेफ्ट इज इक्वल टू देखो बी। यहाँ पे पहुंचा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बची उसके पास? 0.11 जूल। ये समझ में आया पक्का, यस है ना। अब ये एनर्जी से वो क्या करने वाला है, ये एनर्जी से वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, यस, और थोड़ी एनर्जी उसकी खर्चा हो जाएगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। मान लो उसके पास 100 की एनर्जी थी, यस, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पूरी की पूरी एनर्जी स्प्रिंग में डाल देता, हाँ कि नहीं? यस, लेकिन Yes, sir. फ्रिक्शन भी है, तो मान लो 20 एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्चा हो गई, और बचा हुआ 80 का एनर्जी उसने स्प्रिंग में डाल दिया। सो द काइनेटिक एनर्जी दैट इज लेफ्ट, yes, gets transferred into potential energy of spring plus the work done against friction। कहीं तो आकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। मान लो x डिस्टेंस आकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी गई स्प्रिंग में, और एनर्जी गई टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो हमने लिखा 0.11 is equal to half kx square plus friction। बोलो समझ में आया? यस सर, यस सर। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस बार? x डिस्टेंस, क्योंकि x डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रुक जाएगा। फाइन, सर 0.1 आता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों ये 2 मीटर, ये 2.14 मीटर, और यहाँ पर x। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ सबको? यस एकदम अच्छे से, जितना Yes, भी sir. आ रहा है आंसर, है ना। इसने निकाला है, बोल रहे हैं Sir, 4.24 मीटर आ रहा है, दैट्स ओके, जो भी आएगा। अब तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन बचा है। सब लोग ये आंसर चेक करना, अगर मैच नहीं होता है तो हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, होना चाहिए, ठीक है। यस, आई डोंट नो द आंसर, ठीक, फाइन। सर एक इसमें एक वन क्वेश्चन है। सेकंड ना, वन सेकंड। बाकी सब लोगों को समझ में आया बिफोर वी गो अहेड, या मैं किसी के क्वेरीज एड्रेस करूं? यस,
Everybody clear? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Question होमवर्क देखो। Yes. देखो क्या बचा है। Okay, now this is very simple. Okay, this is a very simple. One second, huh? Okay, one second. Okay, चलो मैं सिनारियो समझा दूं क्या थोड़ा सा? Yes. How many questions? ये क्वेश्चन छोड़ दो आप, कंप्लीटली ड्रॉप दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। 2 मिनट के लिए, थोड़े टाइम के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा फुल्का सा ड्रॉप करो। एक और क्वेश्चन था यार हमारा यहाँ पर, देखो हमने बोला बाद में कर लेते हैं इसको, ये वाला, इसको भी ड्रॉप करो। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर ना जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा आपको स्टडी मटेरियल में भी ये मिल जाएगा क्वेश्चन, बट फिलहाल इसको ड्रॉप करो क्योंकि इसमें एक नया चीज बताना पड़ेगा मुझे। इसमें बताना पड़ेगा कि इधर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू है mv²/r, जो हम सर्कुलर मोशन में सीखेंगे। तो इसको फिलहाल के लिए होल्ड पे रख दो, है ना? शायद सर्कुलर मोशन करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यस, और ये वाला भी क्वेश्चन अभी के लिए आप करोगे इग्नोर, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पार्टिकल है, वहां से पार्टिकल नीचे गिर रहा है ना? तो उसके लिए भी फोर्स के लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। इसको भी होल्ड पे रखो, ड्रॉप नहीं करना। अगर आपको याद रहे तो खुद से बाद में सॉल्व करो सर्कुलर के बाद, या फिर हम लोग क्लास में करेंगे। मुझे याद दिलाओ, ये होमवर्क दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, है ना? ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। चलो ये कर ले क्या जल्दी से। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया सिर्फ, हाँ खुद से ट्राई करो। गिवन फिगर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन, ठीक है? द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखो, ये है उसकी टोटल एनर्जी, पार्टिकल की टोटल एनर्जी, पार्टिकल की टोटल एनर्जी। In each case, specify the regions in which the particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of a simple physical context. इसको भूल जाओ, यहाँ देखो। पार्टिकल कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। ओके बच्चों, ये है U, U होना चाहिए। This is U, U now, है ना? This is the potential energy. Yes. एंड बच्चों E is the kinetic, E is the total energy. मुझे बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो सकती है क्या? yes? नहीं क्या सर, नॉट पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल। टोटल एनर्जी से ज्यादा हो सकती है? नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये जो रीजन है, यस, ए के आगे का, दिस रीजन इज इनवैलिड, है ना? यहाँ पे पार्टिकल कभी हो ही नहीं सकता है। यहां से यहां तक का रीजन इज वैलिड, ये वैलिड रीजन है, ये वैलिड रीजन। पार्टिकल ये ग्राफ फॉलो नहीं कर सकता, इसके पहले का ग्राफ फॉलो कर सकता। अच्छा चलो एक और बताता हूँ, वो पूछना चाह रहा है। देखो बच्चों, टोटल एनर्जी कितनी है? ये है टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा। तो इधर 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 हर जगह ये पार्टिकल हो ही नहीं सकता। मतलब ये ग्राफ काइंड ऑफ गलत नहीं हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। ओके, दिस इज द टोटल एनर्जी, है ना? तो ए से इधर पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, तो पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये ग्राफ गलत है ना? बी से इधर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ग्राफ गलत है। ये सही है। बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी द पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, ए एंड बी, ये मोशन सही है, क्योंकि बच्चों द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन द टोटल एनर्जी, चलता है। सो ए से बी का रीजन करेक्ट है, बाकी सारा रीजन इनकरेक्ट है। वही वो पूछना चाह रहा है आपको वो सवाल में पूछ रहा है, स्पेसिफाई द रीजंस इफ एनी इन व्हिच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी, है ना? तो जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी वहां पार्टिकल नहीं मिल सकता हमको, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, फोर्थ वाला केस देखो बच्चों, ये यहाँ पर है टोटल एनर्जी, ये यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी
टोटल एनर्जी से कम होगी वहां पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है ना। सो मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या ये रीजन पॉसिबल है? हाँ। और कौन सा रीजन पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है क्या? हाँ। ये भी पॉसिबल है क्या? हाँ। पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन द टोटल एनर्जी। इक्वल भी हो सकती है, इक्वल तो चलता है, इक्वल चलता है ना। तो ये वाले रीजन में एग्जिस्ट कर सकता है, ये रेड वाले में कर सकता है और इधर में कर सकता है। वेयरएज ये रीजन गलत है, यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी। ये सवाल आपको आपके आज के होमवर्क किताब में भी मिलेगा, वहां से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, एकदम डिटेल। मैंने तो पूरा समझा ही दिया है, आप और डिटेल में वहां एक्सप्लेनेशन करो। और आज का सेशन खत्म होता है यहीं पर।